आज की वीडियो में हम लोग स्टडी करने वाले हैं सेल बायोलॉजी। बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम सेल की स्टडी करते हैं उसे साइटोलॉजी कहते हैं। सेल बायोलॉजी में हम लोग फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। इस चैप्टर में हम लोग जो टॉपिक कवर करने वाले हैं सेल के इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे। नेक्स्ट फैक्ट्स रिगार्डिंग सेल, सेल से रिलेटेड जो भी फैक्ट्स हैं उन सारे फैक्ट्स के बारे में जानेंगे। नेक्स्ट वेरिएशन इन सेल, सेल्स में जितने भी प्रकार के वेरिएशंस होते हैं जैसे यूनिसेलुलर सेल, मल्टीसेलुलर, प्रोकैरियोटिक्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स, इनके बारे में जानेंगे। नेक्स्ट बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ मेजर सेल ऑर्गेनेल्स, सेल के अंदर पाए जाने वाले जो सेल्स ऑर्गेनेल्स हैं उनके स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस के बारे में जानेंगे। नेक्स्ट स्ट्रक्चर एंड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर एंड इसके इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स के बारे में जानेंगे। नेक्स्ट अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ क्रोमोसोम नंबर एंड देयर फंक्शन, क्रोमोसोम नंबर के सिग्निफिकेंस और उसके फंक्शंस के बारे में जानेंगे। नेक्स्ट अंडरस्टैंड ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू किस तरह से सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्टेशन होता है उसके बारे में जानेंगे, जैसे एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन एंड पैसिव ट्रांसपोर्टेशन एटसेट्रा। आइए बारी बारी से डिटेल में स्टडी करते हैं। सेल के बारे में डिटेल स्टडी करने से पहले थोड़ा बेसिक जान लें। वर्ड साइंस कम्स फ्रॉम वर्ड साइंसिया, इसका मतलब होता है टू नो और नॉलेज। साइंस वर्ड साइंसिया से आया है जिसका मतलब होता है जानना अथवा ज्ञान। टर्म बायोलॉजी कम्स फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड बायोस प्लस लोगोस। बायोस मीन्स होती है लाइफ एंड लोगोस मीन्स होती है स्टडी। बायोलॉजी में क्या स्टडी करते हैं? लाइफ के बारे में यानी जिंदगी के बारे में इसमें अध्ययन करते हैं। बायोलॉजी इज द डिसिप्लिन व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग फॉर्म्स। इट इज द साइंस ऑफ लाइफ आल्सो कॉल्ड लाइफ साइंसेस और बायोसाइंसेस। आप पहले एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान, विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवन का अध्ययन करते हैं यानी जीवित जीवों का अध्ययन करते हैं। इसे लाइफ साइंसेस और बायोसाइंसेस भी कहते हैं। द स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड सेल बायोलॉजी और सेलुलर बायोलॉजी और साइटोलॉजी। स्टडी ऑफ सेल को क्या कहते हैं? सेल बायोलॉजी कहते हैं या फिर सेलुलर बायोलॉजी कहते हैं या साइटोलॉजी कहते हैं। यानी जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें कोशिका के बारे में अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं? सेल बायोलॉजी और साइटोलॉजी या फिर सेलुलर बायोलॉजी कहते हैं। सेल derived from a Latin word cella meaning a small room। सेल एक लैटिन वर्ड से डिराइव किया गया है जिससे क्या कहते हैं? सेला, और इसकी मीनिंग होती है a small room यानी एक छोटा कमरा। एक छोटे कमरे को लैटिन भाषा में सेला कहा जाता है, वहीं से यह शब्द डिराइव किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, सेल्स आर ऑफन कॉल्ड द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ और फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल को अक्सर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ कहते हैं या फिर इसे फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं। एक्चुअली लाइफ की शुरुआत सिंगल सेल से होती है और इसी सिंगल सेल में डिवीजन होती है, जिसके फलस्वरूप डिवीजन होते होते एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का निर्माण होता है। इसी कारण सेल को बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ कहते हैं या फिर इसे फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं। सेल ही वह बेसिक स्ट्रक्चर है जिसके द्वारा एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का निर्माण होता है। अब जानते हैं फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी किसे कहते हैं? कार्ल पी स्वानसन को फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी कहते हैं। फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी, इंडियन साइटोलॉजी के जनक किसे कहते हैं? ए.के. शर्मा। सेल्स इमर्ज्ड ऑन अर्थ एट लीस्ट 3.5 बिलियन ईयर्स एगो। हमारे पृथ्वी पर सबसे पहले सेल कब उभर कर आए? 3.5 बिलियन वर्ष पहले। नेक्स्ट पॉइंट इज ह्यूमंस कंटेन्स अराउंड 40 ट्रिलियन, दैट मींस 4 into 10 to the power 13 सेल्स। ह्यूमन बॉडी में 40 ट्रिलियन सेल्स होते हैं। इस तरह से सोच सकते हैं कि 4 into 10 to the power 13 इतने सेल्स ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। ह्यूमन ब्रेन कंटेन्स 86 बिलियन ऑफ दीज सेल्स। 40 ट्रिलियन में से 86 बिलियन सेल्स सिर्फ ब्रेन में पाए जाते हैं। लार्जेस्ट सेल, सिर्फ लार्जेस्ट सेल पूछा जाए तो अनफर्टिलाइज्ड सेल ऑस्ट्रिच कहेंगे। इसकी लंबाई इतनी होती है 170 into 135 मिलीमीटर। और अगर पूछा जाए लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन तब क्या कहेंगे? ओवम। फीमेल ओवम इज लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन। अगर ह्यूमन शब्द मेंशन ना किया गया हो तो लार्जेस्ट सेल में ऑस्ट्रिच का सेल देंगे। स्मॉलेस्ट सेल पूछा जाए तो माइकोप्लाज्मा।
जो कि 0.2 माइक्रोमीटर ही होती है। अब अगर पूछा जाए लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, सबसे लंबी सेल ह्यूमन बॉडी की कौन सी है? नर्व सेल, दैट इज न्यूरॉन। यह मोर देन 1 मीटर होती है, 1 मीटर से भी ज्यादा लंबी होती है न्यूरॉन सेल्स। डेफिनेशन ऑफ सेल, सेल इज द फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कहने का मतलब यह है कि कोशिका ही वह बेसिक यूनिट है जिस पर जीवन की आधारभूत संरचना टिकी हुई है, यानी किसी भी जीव का निर्माण कोशिका के बिना नहीं हो सकता। बहुत सारे सेल्स जब आपस में मिलते हैं जो कि स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली एक समान हो, तो ऐसे सेल्स क्या बनाते हैं? टिश्यू की फॉर्मेशन करते हैं। और जब बहुत सारे टिश्यू आपस में मिलते हैं तो ऑर्गन बनाते हैं, और बहुत सारे ऑर्गन्स जब आपस में मिलते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। और जब बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम, दैट मीन्स कि डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, यानी यह सारे ऑर्गन सिस्टम जब मिलते हैं तो एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का निर्माण होता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि सेल जो है वह फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है। सेल ही वह बेसिक यूनिट है जिस पर जीवन टिकी हुई है। नेक्स्ट इज डिस्कवरी। सेल्स वर डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665। सेल की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप, उन्होंने अपने द्वारा बनाए हुए माइक्रोस्कोप के द्वारा सेल को देखा और इसकी डिस्कवरी की। नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाइल एग्जामिनिंग अ थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क, Robert Hooke saw that the cork resembled the structure of a honeycomb consisting of many little compartments named cells. रॉबर्ट हुक जब कॉर्क की थिन स्लाइस को एग्जामिन कर रहे थे तब उन्होंने क्या देखा कि उसमें छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं जो कि मधुमक्खी के छत्ते की तरह दिख रहे हैं। वह इस प्रकार से दिख रहे थे, जो कि उन्हें मधुमक्खी के छत्ते की तरह दिखाई दे रहे थे। इसलिए उन्होंने इसका नाम सेल रख दिया, जो कि लैटिन वर्ड सेला से डेराइव है। सेला का मतलब होता है छोटी कोठरी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यह छोटी छोटी कंपार्टमेंट्स है जो कि छोटी कोठरी की तरह दिख रही है, इसलिए उन्होंने इसका नाम सेल रख दिया। नेक्स्ट वन, कॉर्क इज अ सब्सटेंस व्हिच कम्स फ्रॉम द बार्क ऑफ अ ट्री। कॉर्क एक ऐसा सब्सटेंस है जो पेड़ की छाल, यानी बार्क कहते हैं, पेड़ की छाल को वहां से प्राप्त हुआ है। बार्क क्या है? डेड सेल्स है। नेक्स्ट पॉइंट इज द सेल्स ऑफ हुक एक्चुअली वर द सेल वॉल्स enclosing spaces left by dead protoplasm। एक्चुअली रॉबर्ट हुक ने जिस सेल की खोज की वह डेड सेल्स थे। वह क्या थे? सेल वॉल्स enclosing spaces left by dead protoplasm। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि सेल की डिस्कवरी किसने की? रॉबर्ट हुक। लेकिन लिविंग सेल्स की खोज किसने की? अगर क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाए तो इसका आंसर हम रॉबर्ट हुक नहीं करेंगे, उसमें हम एंटोन वॉन लीवेनहॉक का नाम देंगे। तो अब जानेंगे एंटोन वॉन लीवेनहॉक के बारे में जिन्होंने लिविंग सेल्स की डिस्कवरी की। रॉबर्ट हुक ने जब अपनी बुक माइक्रोग्राफिया में सेल का जिक्र किया और उन्होंने जिस सेल की डिस्कवरी की वह थे सेल वॉल, यानी कि वह डेड सेल थे। उसके बाद एंटोन वॉन लीवेनहॉक आए जो कि एक डच साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या किया यह देखते हैं। एंटोन वॉन लीवेनहॉक in 1674 with the improved microscope discovered the free living cells in pond water for the first time। और वह क्या थे? बैक्टीरिया थे एंड प्रोटोजोआ थे। एंटोन वॉन लीवेनहॉक ने पॉन्ड वाटर में फ्री लिविंग सेल्स देखे। फिर उन्होंने अपने ही बनाए हुए माइक्रोस्कोप, जो कि रॉबर्ट हुक के बनाए हुए माइक्रोस्कोप से थोड़े ज्यादा एडवांस थे, उन्होंने अपने बनाए हुए माइक्रोस्कोप में जो कुछ भी देखा वह जो है कुछ इस प्रकार से थे, है ना, और यह मूव कर रहे थे, इनमें मूवमेंट थी। तो उन्हें क्या लगा कि यह तो मूव कर रहे हैं, अगर मूवमेंट है दैट मीन्स कि वह लिविंग थिंग है, लिविंग है तभी तो उसमें मूवमेंट हो रही है। उन्होंने बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ के अलावा भी बहुत कुछ देखा, जैसे उन्होंने स्पर्मेटोजोआ को भी देखा, उसमें भी मूवमेंट हो रही थी। इन्होंने चिक सेल्स
यानी चिक को आप जरा खुरेचेंगे तो उसमें से जो सेल्स निकलेगी उसे भी इन्होंने देख डाला। तो इन्होंने बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखा, जिसके कारण इन्हें क्या कहा जाता है, लिविनहॉक को फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। माइक्रोबायोलॉजी में इनके योगदान के कारण इन्हें फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, रॉबर्ट ब्राउन इन 1831 डिस्कवर्ड न्यूक्लियस इन सेल्स ऑफ ऑर्चिड रूट। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में न्यूक्लियस यानी केंद्रक का आविष्कार किया। ऑर्चिड रूट के सेल्स में इन्होंने देखा कि बीच में एक गोलाकार संरचना है, जिसे इन्होंने क्या नाम दिया, केंद्रक यानी न्यूक्लियस। नेक्स्ट पॉइंट, पुरकिंजे इन 1839 coined द टर्म प्रोटोप्लाज्म। पुरकिंजे ने 1839 में प्रोटोप्लाज्म टर्म दिया। एक्चुअली डुजार्डिन ने सेल के अंदर सेमी फ्लूइड लाइक सब्सटेंस को देखा था। डुजार्डिन ने सेल के अंदर लिविंग सेमी फ्लूइड सब्सटेंस देखा था, जिसे उन्होंने सारकोड कहा था। इसी सारकोड को पुरकिंजे ने प्रोटोप्लाज्म नाम दिया। यह प्रोटोप्लाज्म क्या है, यह साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस को क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। उसके बाद मैथियस स्लाइडेन इन 1838 एंड थियोडोर स्वान इन 1839, इन दोनों ने अलग अलग डिस्कवरीज की। मैथियस स्लाइडेन जो कि एक जर्मन बोटैनिस्ट थे, इस दोनों ईयर को आप लोग याद रख लीजिएगा। तो मैंने क्या बताया कि मैथियस स्लाइडेन जो एक जर्मन बोटैनिस्ट थे, उन्होंने प्लांट पे डिस्कवरीज की और उन्होंने यह बताया कि प्लांट जो है वह छोटी छोटी कोशिकाओं के मिलने से बनी होती है। और वहीं दूसरी ओर थियोडोर स्वान जो कि एक ब्रिटिश ज़ूलॉजिस्ट थे, इन्होंने बताया कि जंतुओं का शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं के मिलने से बना होता है। स्लाइडेन एंड स्वान ने मिलकर एक थ्योरी का प्रतिपादन किया, जिसे हम सेल थ्योरी के नाम से जानते हैं। यानी सेल थ्योरी के अकॉर्डिंग किसी भी जीव का निर्माण छोटी छोटी कोशिकाओं के मिलने से हुआ है, यानी सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। पर सेल थ्योरी यह नहीं बता पाई कि नई कोशिकाओं का निर्माण किस प्रकार से होता है, इसलिए इस हाइपोथेसिस में कुछ सुधार किए गए विर्चो के द्वारा। सेल थ्योरी फर्दर एक्सपेंडेड बाय वर्चो। इन्होंने कहा ओमनी सेलुला ई सेलुला। इन्होंने अपनी भाषा में बताया नई सेल्स का निर्माण पुरानी सेल्स से ही होता है। दैट मीन्स न्यू सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। यानी हम कह सकते हैं कि नई कोशिकाओं का निर्माण पुरानी कोशिकाओं से होता है। सेल थ्योरी जिसे स्लाइडेन एंड स्वान ने फॉर्मुलेट किया था। स्लाइडेन ने बेसिकली प्लांट पे रिसर्च की और स्वान ने स्वान ने बताया कि सेल्स के ऊपर एक थिन लेयर होती है, जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। तो इसके बारे में सबसे पहले स्वान ने ही बताया। स्वान ने प्लांट टिश्यू पे बहुत सारे रिसर्च किए और उन्होंने बताया प्लांट सेल में सेल वॉल के प्रेजेंट होने के बारे में सबसे पहले स्वान ने ही बताया। स्वान ने प्लांट एंड डिफरेंट एनिमल्स पर जो रिसर्च किए उसके आधार पर एक हाइपोथेसिस दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि प्लांट एंड एनिमल बॉडीज जो है वह सेल और इसके कंपोनेंट से मिलकर बने होते हैं। व्हाट द सेल थ्योरी सेज, ऑल लिविंग सेल्स आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल्स। सेल थ्योरी के अकॉर्डिंग लिविंग सेल्स और लिविंग ऑर्गेनिज्म एक या बहुत सारे सेल से मिलकर बनी होती है। नेक्स्ट पॉइंट, द सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन इन ऑर्गेनिज्म्स। यह तो हम जानते ही हैं कि किसी भी ऑर्गेनिज्म यानी किसी भी जीव की रचना सेल से मिलकर होती है। सेल्स टिश्यू के फॉर्मेशन करते हैं, टिश्यू ऑर्गेन की फॉर्मेशन करते हैं, फिर ऑर्गेन सिस्टम की फॉर्मेशन करते हैं और बहुत सारे ऑर्गेन सिस्टम मिलकर एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। यानी नई सेल्स का निर्माण पुरानी कोशिकाओं से ही होता है। स्लाइडेन एंड स्वान ने जो थ्योरी दी थी उसमें रुडोल्फ विर्चो ने थोड़ा इम्प्रूवमेंट किया था। स्लाइडेन एंड स्वान की थ्योरी यह कहने में असमर्थ थी कि नई कोशिकाओं का निर्माण इस प्रकार से होता है, लेकिन रुडोल्फ विर्चो ने यह बताया कि नई कोशिकाओं का निर्माण पुरानी कोशिकाओं से होता है। उन्होंने ही कहा ओमनी सेलुला ई सेलुला। अक्सर क्वेश्चन यह पूछे जाते हैं कि ओमनी सेलुला ई सेलुला यह किसका स्टेटमेंट है, तो हम आंसर क्या करेंगे, रुडोल्फ विर्चो। तो रुडोल्फ विर्चो ने क्या बताया कि नई सेल्स का निर्माण पुरानी सेल्स से ही होता है। अब आते हैं ऑब्जेक्शंस ऑफ सेल थ्योरी। सेल थ्योरी की ऑब्जेक्शन क्या क्या है। नंबर 1,
Though viruses do not have a cell machinery, yet they are considered to be an organism. वायरसेस एक्चुअली क्या है कि वह ना तो लिविंग है और ना नॉन लिविंग है। वायरसेस जो है वह लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच में बाउंड्री वॉल की तरह है, यानी वायरसेस के पास खुद की सेल मशीनरी नहीं होती। यह जब तक लिविंग बॉडी के कांटेक्ट में नहीं आती, यह अपने सेल्स को रेप्लिकेट नहीं कर पाती, इसमें ग्रोथ नहीं हो पाती। तो अगर यह लिविंग बॉडी के कांटेक्ट में नहीं आती है तब तक यह नॉन लिविंग है। लिविंग बॉडी के कांटेक्ट में आते ही यह लिविंग हो जाती है। इसकी खुद की सेल मशीनरी इसके अंदर नहीं है, लेकिन यह जैसे ही हमारे बॉडी में एंटर करती है तो यह हमारे ही सेल मशीनरी को यूज करती है और यह रेप्लिकेट करती है, इसकी नंबर इंक्रीज करती है और इसमें ग्रोथ होती है। नेक्स्ट पॉइंट इज in some organism body is not differentiated into cells and these may have numerous nuclei. Example rhizopus. Cell theory क्या कहती है कि cell is the structural and functional unit of life. It is the basic unit of life. कहने का तात्पर्य है कि प्रत्येक जीव का निर्माण कोशिकाओं से मिलकर हुआ है, लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म की बॉडी सेल में डिफरेंशिएट नहीं होती है और इसमें बहुत सारे न्यूक्लियाई भी पाए जाते हैं और इस तरह का एग्जाम्पल है rhizopus. Cell theory does not hold true in case of prokaryotic cells as there is no well-defined nucleus. Cell theory जो है prokaryotic cells के बारे में भी ट्रू साबित नहीं हुई है, क्योंकि prokaryotic cells में well-defined nucleus नहीं होते, यानी कि इसमें true nucleus नहीं पाए जाते, यानी न्यूक्लियस के ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाए जाते। अब आते हैं an overview of cell. यह सेल की एक टिपिकल स्ट्रक्चर है। सेल को ऑब्जर्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ऑनियन पिल की सेल लेंगे या फिर चिक सेल्स लेंगे, फिर उसे अंडर माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व करेंगे तो क्या पाएंगे कि कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर है। ऑनियन पिल सेल में थोड़ी सी डिफरेंस आएगी क्योंकि वह एक प्लांट सेल है। तो प्लांट सेल में यहाँ जैसे आप देख पा रहे हैं कि यह प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यह जो आउटर मोस्ट लेयर है इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। तो ऑनियन पिल सेल जब देखेंगे तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर एक इस तरह से कवरिंग होगी जिसे क्या कहेंगे, सेल वॉल कहेंगे। ठीक, इस तरह से पूरी एक कवरिंग होगी जो कि सेल वॉल कहलाती है और यह प्लांट सेल को एक निश्चित शेप एंड साइज प्रदान करती है। यह सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी होती है जिसके कारण यह प्लांट सेल को मजबूती भी प्रदान करती है। प्लांट सेल और एनिमल सेल में कुछ डिफरेंसेस होते हैं जो हम बाद में देखेंगे। पहले हम एक टिपिकल सेल की स्ट्रक्चर को स्टडी कर लें। ऑनियन सेल को स्टडी करने के लिए हम लोग ऑनियन पिल्स के ऊपर जो एक कवरिंग होती है, ट्रांसपेरेंट सी कवरिंग होती है, उसे लेंगे और उसे एक वॉच ग्लास में रखकर अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे। उसके बाद उसमें सैफ्रोनिन की कुछ ड्रॉप डालेंगे, फिर कुछ देर के बाद उसमें ग्लिसरीन की 1-2 ड्रॉप डालेंगे और फिर अंडर माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व करेंगे तो क्या पाएंगे कि कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर है और इसके ऊपर एक सेल वॉल भी पाई जाती है। क्योंकि पिल्स जो है वह प्लांट सेल से आई है तो इसलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर एक लेयर पाई जाएगी जिसे क्या कहेंगे, सेल वॉल कहेंगे। यह प्लांट सेल में होगी। सेल में एक आउटर लेयर होती है जो कि सेमी परमिएबल होती है, इसे क्या कहते हैं, इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू सब्सटेंस का ट्रांसपोर्टेशन होता है सेल के अंदर और बाहर। उसके बाद हम देखते हैं कि सेल के बीच में एक डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस के अंदर लिक्विड पाई जाती है जिसे क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में जेली लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसे क्या कहते हैं, जिसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। साइटोप्लाज्म में हम क्या देख पा रहे हैं कि डिफरेंट टाइप्स की सेल ऑर्गेनेल्स है। ये जो छोटी छोटी स्ट्रक्चर हम देख पा रहे हैं ये इसे क्या कहते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं या सेल ऑर्गेनेली भी कहते हैं। सेल ऑर्गेनेल्स में जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यह डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है जिसमें यह फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकली हुई है। इसे क्या कहते हैं, इसे माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल कहलाती है क्योंकि इसमें एटीपी के रूप में एनर्जी स्टोर रहती है, इसलिए इसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। हिंदी में इसे ऊर्जा गृह भी कहते हैं। इसके बाद आप जो ये स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स या इसे गोल्जी बॉडी भी कहते हैं। यह मेनली सब्सटेंस की सेक्रीशन, स्टोरेज एंड उसे कोशिका से बाहर ले जाने का काम करती है। इसे मेनली क्या कहते हैं, सेक्रेटरी ऑर्गन कहते हैं। उसके बाद जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं यह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। यह दोनों इसे शॉर्ट में ER लिखते हैं।
यहाँ पर दो तरह की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आप देख पा रहे हैं, जिसमें यहाँ पर एक दानेदार रचना प्रेजेंट है, जिसे मैंने ग्रीन कलर से दिखाया ताकि क्लियरली विजिबल हो। तो इस दानेदार रचना को क्या कहते हैं? यह राइबोसोम कहलाती है। राइबोसोम्स आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। यह राइबोसोम क्या काम करती है? राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करती है। इसका काम है प्रोटीन सिंथेसिस। जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होते हैं इसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे। दैट मीन्स SER से इसे डिनोट करते हैं। S फॉर स्मूथ, E फॉर एंडोप्लाज्मिक एंड R फॉर रेटिकुलम, और इसे RER कहते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोशिका के अंदर सब्सटेंस का ट्रांसपोर्टेशन करती है। और यहाँ आप देख पा रहे हैं सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम का काम है सेल डिवीजन करना या सेल डिवीजन में हेल्प करती है। और यहाँ आप देख पा रहे हैं लाइसोसोम, इसे कहते हैं लाइसोसोम। इसे सुसाइड बैग भी कहते हैं। लाइसोसोम को सुसाइड बैग इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो अपने ही सेल्स को खा जाते हैं, इसलिए इसे आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। राइबोसोम सिर्फ साइटोप्लाज्म में ही नहीं पाए जाते बल्कि यह क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाए जाते हैं, लेकिन वहाँ यह 70S के फॉर्म में पाए जाते हैं। आपके NCERT बुक में ये सारे डायग्राम्स दिए हुए हैं जिसकी स्टडी कर लेते हैं। सेल्स की शेप, साइज, उसकी एक्टिविटीज यानी उसकी फंक्शंस जो वो परफॉर्म करती है उस पर डिपेंड करती है और यह चेंज होती रहती है। यह डिस्क लाइक, पॉलीगोनल, कॉल्यूमनर, क्यूबॉइड एक्सेट्रा इस तरह की शेप की हो सकती है। कुछ शेप यहाँ पर दिए हुए हैं, देख लेते हैं। रेड ब्लड सेल्स, यह डायग्राम रेड ब्लड सेल्स की है। इसका शेप किस प्रकार से होता है? राउंड एंड बाइकॉनकेव। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यह राउंड है और यह बाइकॉनकेव शेप है। बाइकॉनकेव शेप कुछ इस तरह की होती है। इस प्रकार की शेप को बाइकॉनकेव शेप कहते हैं। यह है व्हाइट ब्लड सेल्स की शेप। यह अमीबॉइड होती है, दैट मीन्स यह इरेगुलर शेप की होती है, जैसा कि अमीबा का शेप होता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं इरेगुलर शेप की है। नेक्स्ट है कॉल्यूमनर एपिथेलियल सेल्स, जो कि लॉन्ग एंड नैरो होती है। यह कॉल्यूमनर एपिथेलियल सेल्स है, यह कॉलम लाइक है। कॉलम यानी स्तंभ। स्तंभ किस प्रकार के होते हैं? पिलर्स। पिलर्स इस प्रकार के होते हैं। और इसमें जो न्यूक्लियस है यह न्यूक्लियस है, यह नीचे की ओर होती है। नेक्स्ट है नर्व सेल, ब्रांच एंड लॉन्ग, यह ब्रांच होती है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसकी ब्रांच है ना, इस तरह से ब्रांचिंग निकली हुई है और यह लॉन्ग होती है, लंबी होती है। यह लॉन्गेस्ट सेल है, इससे ये जो है डेंड्राइट्स निकले हुए हैं। और यह ट्रैकी इलोंगेटेड शेप की है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यह इलोंगेटेड शेप है। यह जाइलम में पाई जाती है। यह है मीजोफिल सेल्स, यह राउंड एंड ओवल शेप की है और यह लीफ में पाई जाती है। तो यह हो गए कुछ डायग्राम जो NCERT बुक में दी हुई है। तो अब तक हम लोगों ने स्टडी कर ली सेल की इंट्रोडक्शन, फैक्ट्स रिगार्डिंग सेल्स, जो भी फैक्ट्स से रिलेटेड थे, इसकी डिस्कवरीज के बारे में हमने जाना। उसके बाद एन ओवरव्यू ऑफ सेल में हमने एक टिपिकल सेल के स्ट्रक्चर के बारे में जाना, इसके सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में जाना। प्रोकैरियोट सेल्स में जो कि प्रिमिटिव टाइप के होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। वहीं दूसरी ओर यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स में भी दो सेल ऑर्गेनेल्स ऐसे हैं जिनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, जैसे कि राइबोसोम एंड सेंट्रियोल। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेता है और सेंट्रियोल सेल डिवीजन में पार्टिसिपेट करता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग स्टडी करेंगे प्रोकैरियोट्स के बारे में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए पढ़ो, लिखो और लक्ष्य की प्राप्ति तक मत रुको। जय हिंद।